What happened? What happened? We have units around. What happened? Who is the person that? My mom and my. इस ऑडियो को सुनने के बाद हर कोई शौक में था, क्योंकि उस लड़के की आवाज में डर और इमोशन साफ दिखाई दे रहा था। और जिनकी ये बात कर रहा था यानी इसके पेरेंट्स, वो कोई आम लोग नहीं थे। होजे मेनेंडेस एक क्यूबन अमेरिकन बिलियनियर था और किटी मेनेंडेस एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन रह चुकी थी। इन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी था, हाई प्रोफाइल कनेक्शंस, और ये मीडिया में दिखते रहते थे। सब लोग शौक में थे। न्यूज चैनल्स बार बार इस केस की कवरेज कर रहे थे। जब पुलिस ने मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला। ना कोई चीज चोरी हुई थी और दरवाजे और खिड़कियां भी बिल्कुल सलामत थे, यानी वो जबरदस्ती इस घर के अंदर नहीं घुसे थे। मर्डर का कोई भी क्लियर मोटिव सामने नहीं आ रहा था और पुलिस को लगा ये केस अनसॉल्व ही रहेगा। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि ये किसी ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटों एरिक और लाइल मेनेंडेज ने किया है। और इस तरह शुरू हुआ अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस मर्डर केस, द केस ऑफ द मेनेंडेज ब्रदर्स। 20 अगस्त 1989 बेवर्ली हिल्स के एक फंक्शन में होजे और किटी मेनेंडेज टीवी देख रहे थे। रात के करीबन 10 बज रहे थे जब दो लोग शॉटगन लेकर उनके घर में घुसते हैं और विदाउट वार्निंग गोली होजे मेनेंडेज के सर के पीछे मारते हैं। किटी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन गोली उसके घुटने में जा लगती है और वो लोग उसे भी मार देते हैं। होजे मेनेंडेज को 6 बार और किटी मेनेंडेज को 10 बार गोली मारी जाती है। पूरे घर में खून ही खून फैल जाता है। शूटर्स फिर घर से बाहर चले जाते हैं। मर्डर के बाद वो दोनों मूवी टिकट लेने चले जाते हैं ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो। कुछ घंटों बाद एरिक ने पुलिस को कॉल किया, वही कॉल रिकॉर्डिंग जो हमने वीडियो की शुरुआत में सुनी थी। पुलिस ने जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया तो ना ही कोई फोर्स एंट्री मिली और ना ही कोई चीज चोरी हुई। किसी का भी शक एरिक और लाइल पर नहीं गया क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही इमोशनल और डरे हुए थे। लेकिन फ्यूनरल के बाद इन दोनों का बिहेवियर बदल सा गया था। शौक या इमोशनल रहने की बजाय इन लोगों ने अपनी लाइफ को लग्जूरियस बना लिया था। एक्सपेंसिव कार्स, रोलेक्स वॉचेस, डिजाइनर सूट्स, मायामी ट्रिप्स एंड व्हाट नॉट। इन लोगों ने 6 महीने में $7 लाख से ज्यादा स्पेंड कर दिए थे। पुलिस को इनिशियली लगा था कि ये केस अनसॉल्व ही रहेगा, लेकिन अब कुछ चीजें क्लिक होने लगी थी। क्राइम सीन पर कोई भी क्लू ना मिलना, रॉबरी का कोई साइन ना होना और ना ही कोई फोर्स एंट्री। इसके साथ साथ एरिक और लाइल के सडन बिहेवियरल चेंज ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। ये सब सिर्फ थ्योरीज थी और मेनेंडेज ब्रदर्स कॉन्फिडेंट थे कि अब वो बच चुके हैं। मर्डर के बाद लाइल तो कॉन्फिडेंट था, अग्रेसिव, बोल्ड और फुल कंट्रोल में। लेकिन एरिक अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसका गिल्ट उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। वो एंजाइटी और नाइटमेयर्स का शिकार रहने लगा। और 1990 में सिर्फ कुछ महीने बाद ही वो एक थेरेपिस्ट के पास जाने लगा, डॉक्टर जेरोम ओजेल। और यही वो इंसान है जिसकी करेज की वजह से केस सॉल्व हो पाया। एक दिन थेरेपी सेशन के बीच में एरिक कुछ ऐसा बोल देता है जिसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। वी आर पेरेंट्स। डॉक्टर ओजेल शौक में चला जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये कोई फैंटेसी तो नहीं, लेकिन उसका शक यकीन में बदल जाता है जब एरिक डिटेल्स बताने लगता है, जैसे क्राइम सीन, टाइम, डेट एक्सेट्रा। और तब डॉक्टर ओजेल एक इलीगल काम करता है। वो इस सेशन को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बाद में इसे प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सके। जब लाइल को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सीधा थेरेपिस्ट के घर जाता है और उसे थ्रेट करता है। डॉक्टर ओजेल और उसकी गर्लफ्रेंड डर जाते हैं और वो स्ट्रेट पुलिस के पास जाते हैं। नॉर्मली थेरेपी सेशंस प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर कोई थ्रेट हो तो इस रूल को ब्रेक किया जा सकता है। और लाइल के थ्रेट ने बिल्कुल यही किया था और कोर्ट से डिसीजन आ जाता है कि दीज टेप्स आर एडमिसिबल, यानी इन टेप्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एरिक और लाइल के लिए गेम ओवर मोमेंट था। मार्च 1990 को न्यू जर्सी से लाइल को अरेस्ट किया जाता है। एरिक तब टेनिस टूर्नामेंट के लिए इजराइल में था। FBI उसे वापस बुलाती है और एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है। इस न्यूज के बाद हर कोई शौक में था कि वो लड़के जो इतने डरे हुए थे और इमोशनल थे, आज वही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बन चुके हैं। मीडिया इस केस पर टूट पड़ा। बेवर्ली हिल्स मर्डर मिस्ट्री, व्हाई डिड दे किल देयर पेरेंट्स, टीवी इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर्स और पता नहीं क्या क्या। हर कोई इस केस के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। और फिर शुरू हुआ 90s का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस ट्रायल।
3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1993 में फाइनली ट्रायल शुरू होता है और पहले ही ट्रायल में डिफेंस ऐसी बात कह देता है जिसके बाद हर कोई शॉक हो जाता है। लाइल और एरिक ने ये मर्डर पैसों के लिए नहीं किया बल्कि खुद के सर्वाइवल के लिए किया। डिफेंस ने बोला कि होजे मेनेंडेस एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था और वो एरिक को अब्यूज किया करता था। इसके साथ साथ वो उसे डराया करता था और साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया करता था और किटी मेनेंडेस ये सब जानते हुए भी उसे कुछ नहीं कहती। इसे सुनने के बाद हर कोई शॉक हो गया। कोर्ट रूम में सब लोग खामोश हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए और हर जगह एक ही बात होने लगी कि क्या ये मर्डर था या सेल्फ डिफेंस। एरिक ने कहा कि मैं 6 से 7 साल का था जब ये सब कुछ शुरू हुआ और लाइल ने इस बात को टेस्टिफाई भी किया। टीवी पर 24/7 इस केस के बारे में बात होने लगी। कोर्ट रूम ट्रायल्स को रिकॉर्ड किया जाने लगा और पब्लिक फैसिनेशन एक अलग ही लेवल पर चला गया। हर जगह डिबेट्स होने लगी कि क्या ये वाकई विक्टिम्स हैं या ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। इस पॉइंट पर अमेरिका के लोग 2 साइड्स में डिवाइड हो गए। एक साइड का कहना था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं और इन्हें सजा मिलनी चाहिए और दूसरी साइड के लोग कह रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया और इन्हें छोड़ देना चाहिए। और फिर 1994 में फर्स्ट ट्रायल खत्म हुआ लेकिन कोई भी डिसीजन सामने नहीं आया। 1995 से 1996 तक चला सेकंड ट्रायल और इस बार कोर्ट रूम में कोई भी कैमरास अलाउ नहीं थे। जज ने बोला कि इस बार सिर्फ हार्ड एविडेंस अलाउ होगा, इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं। प्रोसिक्यूशन भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी और फिर 1996 में फाइनल वर्डिक्ट बाहर आया, गिल्टी ऑफ फर्स्ट डिग्री। यानी दोनों भाइयों एरिक और लाइल मेनेंडेस को सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। नो पैरोल, नो डील, नो सिंपैथी। दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में भेजा गया। उन्होंने वहां शादी की और अभी तक अपनी सजा काट रहे हैं। अब आखिर में सवाल ये है कि थे या सर्वाइवर्स। इस बात पर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है क्योंकि सच तो सिर्फ 4 लोग जानते हैं जिनमें से 2 जेल में हैं और 2 लोग मर चुके हैं। लेकिन इस केस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये मॉन्स्टर्स थे या सर्वाइवर्स?